सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखोगे इस कंपनी का तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आपको देखने को मिलेगा। और पिछले 6 महीने में अगर गिरावट देखोगे, 6 महीने का छोड़ दो, अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो वो करीब आपको 52.8% का देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है वो हम लोग समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे क्या ये गिरावट आगे भी रिपीट हो सकता है। बट जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, इन्वेस्टर्स के लिए, ना कि किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन है। तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी आप कर लेना। तो चलिए सबसे पहले गिरावट के रीजंस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एक टाइम पे इस कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी थी कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और टॉप 5 डिफेंस कंपनी को अगर आप उठाओगे तो उसमें वन ऑफ द एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे जो कंपनी ट्रेड कर रही थी वो कोचिंग शिपयार्ड ही थी। बट ऐसा नहीं कि उस बीच में कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं थे, नंबर्स भी अच्छे थे। बट जब मार्केट में वैल्यूएशंस की बूम आती है तो कुछ कंपनी में ज़्यादा आपको महंगाई दिखती है तो कुछ कंपनी में उतनी महंगाई देखने को नहीं मिलती है। बट जब वो बबल बर्स्ट होता है तो जो कंपनी सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है उस कंपनी में सबसे ह्यूज सेलिंग दिखती है। और देखो 100 के आसपास के पी पे ये कंपनी एक टाइम पे चल रही थी और उसके बाद कंपनी का जो करेक्शंस दिखा उस करेक्शंस के बाद 40 के आसपास के पी पे ये कंपनी भी ट्रेड कर रही है। अब ये कंपनी में वैल्यूएशन इतना ज़्यादा ऊपर इसलिए गया क्योंकि बीच में कंपनी ने FY24 में अपने ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाए। कंपनी ने रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया वो 3,645 करोड़ था, जिसको अगर पिछले साल के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो 56% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई। और इस पीरियड में गवर्नमेंट ने भी डिफेंस सेक्टर पे एक बड़ा एलोकेशन भी दिया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे भी ये कंपनी चल रही थी। बट क्या हुआ, 2025 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो ग्रोथ देखा जाए तो अच्छी है, बट ये ग्रोथ 100 के पी को जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, कोई कंपनी 100 के पी पे जब ट्रेड कर रही है तो वहाँ पर 10% का ग्रोथ, 20% का ग्रोथ अच्छा ग्रोथ नहीं माना जाता। उस कंपनी को 60% का ग्रोथ, 70% का ग्रोथ दिखाना पड़ेगा या फिर 50% का दिखाना पड़ेगा। और मान लो ऐसे टाइम पे कोई कंपनी अगर सस्ते वैल्यूएशन पे है और वो कंपनी अगर 50-60% का ग्रोथ दिखा दे तो फिर उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी वजह से कोचिंग शिपयार्ड में आपको तेज़ी दिखी थी। बट इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये गिरावट जो हुआ है पिछले कुछ टाइम से ये आगे भी रिपीट हो सकता है? तो रिपीट हो सकता है, बट इसके लिए कंपनी को नंबर्स ख़राब दिखाने पड़ेंगे। अभी तक कंपनी ने जो अपने नंबर्स दिखाए हैं पिछले 4 क्वार्टर में वो FY24 के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा ही हैं। और सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू ही ज़्यादा नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी ज़्यादा है, बट प्रॉफिट उतने ज़्यादा नहीं है जितने रेवेन्यू ज़्यादा हैं। तो कंपनी को नंबर्स से उतना प्रॉब्लम अभी है नहीं, बट नंबर्स मान लो ख़राब आते जाता है तब ये जो वैल्यूएशन है 40 का ये उस टाइम महंगा लगने लगेगा। तो हमेशा ग्रोथ के हिसाब से ही आपको पता चलता है कि आने वाले कल में या प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियोज फॉलो हो रही हैं वो कब तक फॉलो हो सकती हैं। तो इस चीज़ को समझो और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स रिसेंटली एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई थी और वो न्यूज़ था ट्रम्प का। ट्रम्प ने बताया कि US में जितने भी ऑटो इंपोर्ट्स होते हैं उस पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। अब इस न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर्स या फिर बोल सकते हैं ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनीज US में डील करती हैं उन सभी कंपनीज़ के शेयर में धज्जियाँ उड़ गई। और ट्रम्प ने ये बताया था कि ऑटो इंपोर्ट से वो $100 बिलियन के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करने का एम रखे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट थी। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिली है और वो न्यूज़ ये है कि BYD सेटअप कर सकती है 85,000 करोड़ रुपए का प्लांट इन हैदराबाद। और ये कोई ऑफिशियल खबर अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ये एक रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा है। बट इतनी बड़ी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये सच भी हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इसके लिए कंपनी ने 500 एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया है और उम्मीद है कि 2032 तक 6 लाख व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ये कंपनी सेटअप कर लेगी और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा जैसा कि हमें टेस्ला के साथ सुनने को मिला था
कि जब टेस्ला ने इंडिया में आने को लेकर अनाउंसमेंट किया था तो कंपैरिजन होने लगी थी कि टाटा मोटर्स का इस वजह से मार्केट शेयर जाएगा। अब BYD की न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर से ये चीज़ की लाइमलाइट हमें सुनने को मिलेगी। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है, क्या BYD टाटा मोटर्स को डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर BYD छोटी कंपनी है या फिर बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों अगर 2024 की बात करें तो BYD ने जितना सेल किया था EV, उतना सेल किसी ने नहीं किया था। अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने लगभग कितना 1.79 मिलियन EVs को सेल किया था। उसको अगर डबल कर दें तो आपको BYD का सेल देखने को मिलेगा। तो मतलब BYD कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 18% का मार्केट शेयर इसके पास है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी बड़ी कंपनी अगर आएगी इंडिया में तो टाटा मोटर्स को डिस्टर्ब कर सकती है या नहीं। तो देखो टाटा मोटर्स के जो कंप्लीट मार्केट शेयर है उसमें डिस्टर्बेंस तो देखने को मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं सेगमेंट्स की कि टाटा मोटर्स किस सेगमेंट में काम करती है, टेस्ला किस सेगमेंट में काम करती है और BYD किस सेगमेंट में काम करती है, तब हमें लगता है कि नहीं भाई उतना टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि BYD और टेस्ला की बात करें तो ये प्रीमियम EVs को मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है। मतलब इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो भी प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे ऑन करते हैं वो। और टाटा मोटर्स की बात करें तो वो मिडिल क्लास को टारगेट करती है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस न्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है कि टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में देखने को मिलेगा। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि टाटा मोटर्स के नंबर ही ख़राब हो जाएंगे। अगर EV सेक्टर इंडिया में 30% CAGR से ग्रो करने वाला है आने वाले 5-10 सालों में, तो इससे छोटी कंपनी को भी फ़ायदा होगा और बड़ी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली न्यूज़ को हाईलाइट तो मिलेगा, बट इस न्यूज़ की वजह से मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स के बिज़नेस को इम्पैक्ट फेस करनी पड़ेगी। बाकी आप खुद से रिसर्च कर लेना, इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके तरफ से स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल चुका है कि वह अब कैमरा, डिस्प्ले मॉड्यूल्स एंड मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए PLI स्कीम का बेनिफिट लेने वाली है। अब देखो आप सभी को पता है कि PLI स्कीम की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले भी काफ़ी मोटा पैसा बनाई है। मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी जितने PLI स्कीम में पार्टिसिपेट कर रखी है उतना पार्टिसिपेशन अभी तक किसी कंपनी के पास हमें देखने को नहीं मिला है। 5 से 6 PLI स्कीम के अंडर ये काम करती है। और PLI स्कीम का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक टारगेट देती है, वो टारगेट जब आप अचीव करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बताया ये गया है डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ से कि वो डिस्प्ले मॉड्यूल्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 400 करोड़ है। मतलब इसका एक प्लानिंग चल रही है अगले 2 बोल सकते हैं फेसेस में। और कैमरा मॉड्यूल्स को लेकर अभी तक चीज़ें फाइनलाइज होती हुई दिखी नहीं है, मतलब वो अभी भी अंडर डिस्कशन है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों की वजह से जो फंडिंग टोटल हमें देखने को मिलेगा वो होगा करीब कितना 22,919 करोड़ आने वाले दिनों में। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े मार्केट को फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजी टारगेट करने वाली है जो कि PLI स्कीम के अंडर आता है और इससे गवर्नमेंट से भी उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट दिया जो कि था 1:5 के रेशो में। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर दे रही है स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। 10 शेयर है तो 50 शेयर मिलेगा, 20 शेयर है तो 100 शेयर मिलेगा। बट इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। बट इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।